आर्य, बहुत शानदार इंस्टीट्यूट और मौलिक सिद्धांत के क्षेत्र में तो अपने आप में काफ़ी नाम है उसका, वहाँ से इन्होंने किया और उन्होंने पीएचडी जो है वो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से की हुई है और इन्होंने करीब-करीब अभी तक 4 अपनी बुक लिखी हुई हैं और करीब 60 इनके जो है विभिन्न स्पीचेज़ हुए हैं, जिनमें से कुछ ह्यूमन रिसोर्स और यूजीसी और अदर जो है प्लेटफ़ॉर्म से इन्होंने अपने आप को प्रेज़ेंट किया है। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर भी प्रेज़ेंट किए, करीब 26 रिसर्च पेपर्स इनके प्रेज़ेंट अभी तक हुए हैं। और रितेश गुजराती जी है जो बहुत ही अ, हार्ड वर्कर, मैं कहता हूँ कि बहुत कठिन परिश्रम करने वाले और सुहृदय कैंडिडेट है, मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो परिश्रम के साथ-साथ मुस्कुराहट हमेशा इनके चेहरे पे रहती है और कभी भी तनाव के वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते क्योंकि मैंने इनका कार्य करने का जज़्बा देखा है और उसी तरह से इनका पढ़ाई के विषय में भी अपने आप में काफ़ी अनूठा इनका जो है इतिहास है और इन्होंने एक संकेत मंजरी जो है, उस पे भी बहुत अच्छा अपना काम किया था। उसकी कुछ जो है मुझे इन्होंने विषय वस्तु उपलब्ध भी कराई थी। तो मैं डॉक्टर रितेश गुजराती आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। आपने यहाँ आकर के हमारी शोभा बढ़ाई और आप अपना विषय जो है बहुत ही अच्छे से हम हमारे बच्चों को समझा पाएँगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात आपकी कैपेबिलिटी है। और इसके साथ-साथ मैं सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ क्योंकि देखिए हमारा ये प्रोग्राम जो 7 दिन का था, इसमें बहुत ही हमने सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया था क्योंकि हमारा सीधा-सीधा फंडामेंट ये था कि सबसे पहले आप शोध को जिस व्यू में आज के युग में समझना आवश्यक है, उसको समझें। जिससे कि कोरिलेशन करने के लिए किसी एक फंडामेंट्स को, किसी एक पद्धति से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद का परिचय और उसका मोटा-मोटा स्वरूप तो आपने बीएमएस में पढ़ा है। लेकिन मॉडर्न व्यू से आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और बीएमएस 4th ईयर में बहुत ही कम सिलेबस है। इसलिए हमारा सबसे पहला व्यू ये था कि आप उसको मॉडर्न व्यू से रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ें। देन अपन आयुर्वेदीय जो पक्ष है और सैद्धांतिक जो आयुर्वेद के सैद्धांतिक पक्ष है, उस सबको आपके सामने लेक्चर के माध्यम से रखें, जिससे आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकेंगे। और तो उसी समय, उसी पथ पर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं और उसी संदर्भ में ये पहला लेक्चर डॉक्टर रितेश गुजराती का आप सबके सामने है, तो मैं सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और इस सब के पीछे हमारे जो मूल शक्ति है, प्रोफेसर महेश व्याजी सर, उनको भी मैं नमन करता हूँ और उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सबका थैंक्स। डॉक्टर विनोद जी, प्लीज़ आप जारी रखें। डॉक्टर विनोद जी। धन्यवाद देवेंद्र सर। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए निवेदन करूँगा डॉक्टर रितेश गुजराती सर से, कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। डॉक्टर रितेश गुजराती जी सर। सब धन्यवाद चाहर सर और विनोद जी, है ना। जी सर। सिंसियर थैंक्स टुवर्ड्स विश्व आयुर्वेद परिषद, है ना। विश्व आयुर्वेद परिषद की जो राजस्थान इकाई है, जो एक इनोवेटिव आइडिया आपने रखा है कि 1 वीक का सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च ओरिएंटेशन हो और उसमें लास्ट 7 डेज से शायद मॉडर्न के जो भी रिसर्च पैरामीटर्स है, वो उन पैरामीटर्स को शायद जो भी पीजी स्टूडेंट्स है उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है। और आज के जो भी लेक्चर्स है वो एक्सक्लूसिवली आयुर्वेद का जो रिसर्च एस्पेक्ट है उसके बारे में है। आज दोपहर को ही मुझे इसकी जानकारी हुई है और बहुत कम समय मुझे मिला है, इसीलिए आपका जो शेड्यूल टॉपिक था पंचमहाभूत और वो शायद पाठक सर लेने वाले हैं। और मैं जो है आपको मेरे जो कुछ विचार है तंत्र युक्ति के बारे में, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। 1 मिनट दिए, जस्ट अ मिनट में स्लाइड्स शेयर कर लूं। सर दिखाई दे रही सर स्लाइड्स? यस सर, यस सर। सबसे पहले तो आज की मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। गुजरात में हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से जानी जाती है और आज मतलब करीब 2 दिन की छुट्टियां है हमें, आज और कल के दिन। और लोग सुबह से ही, आज सुबह से ऑलमोस्ट 6 बजे से टेरेस पर है। शायद आज साउंड डिस्टर्बेंसेस कुछ आपको हो सकता है क्योंकि पीछे हर एक टेरेस पर डीजे चल रहा है यहाँ पर। और काइट फ्लाइंग जो है वो गुजरात का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आज और 2 दिन हम इसको मनाते हैं। तो अगर कुछ साउंड में पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। सर आवाज तो ठीक से आ रही है ना, या अभी भी कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है पीछे? नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई म्यूजिक। यस यस, थैंक यू। ओके सर, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे सभी से बात करने वाला हूँ या मैं जो मेरे विचार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है तंत्र युक्ति और टूल ऑफ रिसर्च। तंत्र युक्ति एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था अब तक,
और कुछ इसका जो पार्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको फर्स्ट ईयर या इवन सेकंड थर्ड ईयर में भी तंत्र युक्ति उनके सिलेबस में है। लेकिन जो लोग बेसिक प्रिंसिपल्स में पीजी नहीं करते, उनका और तंत्र युक्ति का जो कॉन्टेक्ट आता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर बीएमएस लेवल पर आता है। और फर्स्ट ईयर बीएमएस का एक ऐसा लेवल है जहां पर आयुर्वेद के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए तंत्र युक्ति एक ऐसा इग्नोर टॉपिक रह जाता है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको या तो सबसे आखिरी में पढ़ते हैं, या सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए सिर्फ तंत्र युक्ति की डेफिनेशन या उसके जो भी एप्लीकेशन होगा, ब्रीफ एप्लीकेशन जो संहिताओं में बताया गया है, उतना ही हम जानते हैं। बट उसके अलावा तंत्र युक्ति का क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह से यूज हो सकता है, या रिसर्च के अभी जो कंटेम्पररी मेथड्स है उनको हम तंत्र युक्ति के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो इसके बारे में मेरा ये प्रेजेंटेशन है। तो ये सिर्फ थॉट है, जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति इससे एग्री हो, बट मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द तंत्र युक्ति को हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में और रिसर्च में कहां पर बिठा सकते हैं, या उनका एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एसके खांडल शर्मा सर, जो फॉर्मरली रोग निदान के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में, और अभी जयपुर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा थॉट मुझे दिया था कि आयुर्वेद की संहिताओं में जो भी लिखा गया है वो नॉलेज है, और वो नॉलेज जब तक हम प्रैक्टिस में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक वो विजडम में नहीं कन्वर्ट होता है। सो इस पूरे नॉलेज को या संहिताओं में जो भी लिखा गया है उनको अगर हमें प्रैक्टिस में यूज करना है तो उसको हमें अप्लाई करना होगा। तो तंत्र युक्ति एक ऐसा टूल है कि जो भी संहिताओं में लिखा जाता है उसको हम कहां पर अप्लाई करें, एंड इट इज ऑलवेज लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द कैंडिडेट, जो उसको पढ़ने वाला है। जैसे मैं सिर्फ इसको रिसर्च के एरिया तक या क्लिनिकल प्रैक्टिस तक ले जा रहा हूँ, हो सकता है तंत्र युक्ति के और भी जितने भी प्रैक्टिकल साइंस है उनमें भी हम इसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो यस, जैसे मैंने कहा कि शेड्यूल टॉपिक आपका जो था वो ये था, शायद पंकज पाठक जी शायद करीब 7 बजे के करीब इस टॉपिक पर बोलने वाले हैं। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं इन टॉपिक्स पर आपके साथ मेरे विचार शेयर करने वाला हूं। एक तो तंत्र युक्ति की डेफिनेशन, तंत्र युक्ति का प्रयोजन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, टाइप्स, तंत्र युक्ति चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह हर जगह पे हमें मिलता है। इवन कमेंटेटर्स ने उनकी डेफिनेशंस दी है। जो डेफिनेशन तंत्र युक्ति की सुश्रुत संहिता के कमेंट्री में हमें मिलती है या सुश्रुत संहिता में मिलती है, उससे कुछ अलग डेफिनेशंस हमें चरक संहिता में मिलती है। तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है यहाँ पर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि चरकोक्त जो डेफिनेशन है वो और उनके एग्जाम्पल, वहीं तक मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तंत्र युक्ति का शुरुआत का जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, इसमें ज्यादा हम समय नहीं गवाएंगे। सबसे पहले तो इसकी जो व्याख्या हम करते, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा। तंत्र युक्ति जो ये वर्ड है वो 2 शब्दों से बनता है, तंत्र प्लस युक्ति। सो त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है वही तंत्र है, शास्त्र है और चिकित्सा है। तस्य युक्तयो योजनाः तंत्र युक्तयः। तो इस शास्त्र चिकित्सा का जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमें तंत्र युक्ति की जरूरत पड़ती है। तंत्रते धार्यते शरीरम अनेन इति तंत्रम तस्य गुणाः तंत्र गुणाः। तो अष्टांग हृदय की जो कमेंट्री है, अरुण दत्त कमेंट्री, सर्वांग सुंदरा कमेंट्री, उसमें तंत्र युक्ति का जो ये टॉपिक है उनको तंत्र गुणों के अंदर रखा गया है। यही तंत्रम अलंक्रियते। सो तंत्र युक्ति एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम तंत्र को अलंकृत करते हैं। तंत्र युक्ति के 2 प्रयोजन हम जानते हैं, वाक्य योजन और अर्थ योजन। सो वाक्य योजन जो भी श्लोक है, जैसे जिसमें 4 पाद आ रहे हैं, 2 लाइन्स आ रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें तंत्र युक्ति की जरूरत पड़ती है। और अर्थ योजन, जो भी हिडन मीनिंग्स है उन हिडन मीनिंग्स को पहले समझना और उनको बाद में अप्लाई करना, वो बिना तंत्र युक्ति के नहीं हो सकता। ये कुछ उसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ श्लोक हमें संहिताओं में मिलते हैं, जैसे यथा अंबुज वनस्य अर्कः। जैसा ये नीचे फोटोग्राफ है कि अंबुज वन, कमल का जो वन है, उसमें जिस तरह से सूरज जो है, जैसे ही सूरज उगता है तो कमल के फूल जो है वो अपने आप विकसित होते हैं, उसी तरह से ये जो तंत्र युक्ति है वो हमारा जो नॉलेज की जो पैरामीटर्स है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उनको एक्सपांड करने के लिए हमें हेल्प करती है। सो प्रदीपो वेश्मनो यथा, या फिर दिया, एक अंधेरा कोई एक रूम है जिसमें बिल्कुल ही अंधेरा है, उसमें जिस तरह से दिया रखने के बाद हम चीजों को अच्छी तरह से देख सकते,
उसी तरह से तंत्र युक्तियों के दो प्रयोजन है, प्रबोधन और प्रकाशार्थम। और प्रबोधन के लिए कमेंटेटर्स आगे बताते हैं कि गूढ़म प्रकाशयन्ति, जो हिडन मीनिंग्स है उनको हमें जानना जरूरी है। और जब तक हम संहिताओं को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, वहां पर जो हिडन मीनिंग्स है उनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम हमारी संहिताओं को अच्छी तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। Even Ayurveda has been practiced in independent area since since last 70 years. अभी भी हम हमारी संहिताओं को फुल पोटेंसी में यूज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द संहिता। तो जब तक हम इन संहिताओं को तंत्र युक्ति से नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका 100% एप्लीकेशन या फुल पोटेंसी में संहिताओं को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये और एक है तंत्र युक्ति का इंपॉर्टेंट, एकस्मिन अपि यस्य यह शास्त्रे लब्धास्पदा मति। एक शास्त्र जैसे अष्टांग हृदय है, साउथ इंडिया में पढ़ा जाता है, नॉर्थ इंडिया में चरक संहिता पढ़ी जाती है। तो एक शास्त्र को जब आप एक संहिताओं को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तंत्र युक्ति की मदद से, तो बाकी जो दूसरी संहिताएं हैं जैसे सुश्रुत संहिता है या इवन लघुत्रयी है, उनको समझना बहुत आसान हो जाता है अगर हम तंत्र युक्तियों को अच्छी तरह से समझें। पीछे फोटोग्राफ में आपको जो एक फोटो दिखाई दे रहा है वो है कैफे कॉफी डे के ओनर, जिनका अनटाइमली डेथ हो गया है। और ये जो श्लोक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अर्थान भाग्य क्षय यथा, मतलब अगर भाग्य क्षय होता है तो वहां पर अर्थ का भी क्षय होने लगता है। तो उसी तरह से अधियानो अपि शास्त्राणि तंत्र युक्तिया विना विषय, अगर हम हमारी संहिताओं को तंत्र युक्ति के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो जो where we will end up with वो है नादि गच्छति शास्त्रार्थान। तो जो श्लोक लिखे गए हैं बिटवीन द लाइंस का जो मीनिंग है उनको हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और ना ही हम उनको अच्छी तरह से या तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या रिसर्च में हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ये और एक श्लोक आता है जो बताता है कि कोई भी शास्त्र हो या शस्त्र हो, वो अगर अच्छी तरह से समझा जाता है तो वो फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी यूज किया जा सकता है। लेकिन उसी शास्त्र या शस्त्र को अगर अच्छी तरह से नहीं समझा जाता तो हम सोसाइटी की मदद की जगह वहां पर हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए तंत्र युक्ति पढ़ना जरूरी है। ये और कुछ श्लोक हैं जहां पर ऐसे सभी चीजें जो व्यक्ता न उक्तास्तु, मतलब जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई है, जो लीन है, लेशोक्त है, उन सभी चीजों को समझने के लिए हमें तंत्र युक्तियों की जरूरत पड़ती है। सो तंत्र युक्ति के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तंत्र, सबसे पहले ही जो उसका इंपॉर्टेंस है वो है जो भी संहिताएं हम पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझना। हिडन मीनिंग्स, श्लोकों के जो हिडन मीनिंग्स है, काफी जो कमेंट्रीज है वो हमें हेल्प करती है जो भी श्लोक है उनको अच्छी तरह से समझने के लिए, और वहां पर जो हिडन मीनिंग्स है उनको अच्छी तरह से समझने के लिए। इवन अगर हम निबंध संग्रह कमेंट्री पढ़ते हैं या सर्वांग सुंदरा या आयुर्वेद रसायन, तो कई बार वहां पर कमेंटेटर्स लिखते हैं कि इस श्लोक का मतलब इस तरह से लेना चाहिए और यहाँ पर आपको इस तंत्र युक्ति का यूज करना चाहिए। तो संहिता समझने के लिए तंत्र युक्ति का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली तंत्र युक्ति टॉपिक फर्स्ट ईयर में सिर्फ या 2 या 5 मार्क का एक टॉपिक हमने सिलेबस में रख दिया है, और जिसको बहुत कम लोग समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। सो साइंस विच इज अंडरस्टूड प्रॉपरली कैन बी यूज ओनली प्रॉपरली। जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और उसमें तंत्र युक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें अदा करता है समझने के लिए। लास्ट फ्यू इयर्स में अगर आप देखेंगे रिसर्च आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं, तो जितने भी ये कंसेप्ट है ना, तंत्र युक्ति, ताच्छल्य, अर्थाश्रय, कल्पना, ये जो इग्नोर रहे थे, अब इनको सिर्फ थ्योरेटिकल या लिटरेरी रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि क्लिनिकल रिसर्च में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का एक ट्रेंड हमें दिखाई देता है। अल्टीमेटली क्या जरूरी है? योजकस तत्र दुर्लभः। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को, बिकॉज तंत्र युक्ति हम सब जानते हैं कि इट इज समवट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जो फर्स्ट ईयर में समझना बहुत मुश्किल होता है। पीजी फर्स्ट ईयर में कंपैरेटिवली जब आपको आयुर्वेद की सभी संहिताओं का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसके बाद तंत्र युक्ति को समझना और अप्लाई करना काफी आसान है। तो अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ रहे तभी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। यह है संख्या के बारे में। सबसे पहला रेफरेंस हमें मिलता है सुश्रुत संहिता में, जहां पर 32 तंत्र युक्ति है। चरक संहिता में 36 तंत्र युक्ति है। प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार और संभव, ये जो 4 तंत्र युक्तियां हैं वो हमें चरक संहिता में एक्स्ट्रा मिलती है।
अष्टांग संग्रह और अष्टांग उदय में सेम पैटर्न फॉलो किया गया है जो चरक संहिता में हमें मिलता है। भट्टार हरिश्चंद्र ने और आगे जाके 36+4 तंत्र युक्ति, जिसमें हेतु, परिप्रश्न, व्याकरण और विक्रांताभिधान, तो अलग अलग समय के हिसाब से 32, 36 और 40 तंत्र युक्ति के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। सो मेनली आज हम जो बात करने वाले हैं वो चरकोक्त तंत्र युक्ति और उनका एप्लीकेशन। तो सबसे पहली जो तंत्र युक्ति है वो है अधिकरण तंत्र युक्ति। सो अधिकरण तंत्र युक्ति इज नथिंग बट द मेन सब्जेक्ट। किसी भी बुक को अगर लिखा जा रहा है, किसी भी चैप्टर को लिखा जा रहा है, ग्रुप ऑफ श्लोक को लिखा जा रहा है या एक श्लोक को लिखा जा रहा है, तो उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो अधिकरण है। सो अधिकरणम नाम यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते करता है। जैसे चरक संहिता के सूत्रस्थान पहले ही अध्याय में आता है, यथा विघ्नभूता यदा रोगा, वो वहां पर अधिकरण माना जाता है। और संहिताओं के अधिकरण की अगर बात करें तो एक संहिता का, हर एक संहिता का अपना अपना अधिकरण है। चरक संहिता, सृष्टि संहिता, अष्टांग हृदय। संहिताओं में स्थानों के भी अधिकरण बदलते हैं। अध्यायों के जो नाम है वो अपने अधिकरण को पोर्ट्रे करता है, जैसे दिनचर्या अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय, नवेकांत धारणी अध्याय, इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। ये जो नाम है ये अपने आप में उस पूरे के पूरे अध्याय का जो अधिकरण है उसको वहां पर डिफाइन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम कोई एक चैप्टर लेते हैं तो उस चैप्टर में कई बार सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्क्राइब नहीं होता है। अगर वहां पर 50 या 60 श्लोक है तो वहां पर अलग अलग टॉपिक श्लोक के हिसाब से वहां पर डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो कई बार श्लोक के हिसाब से भी अधिकरण चेंज होता है। अब अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला अधिकरण जो है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। और अगर रिसर्च की बात करते हैं तो जैसे आप लास्ट 5 या 7 दिनों से जिस तरह से मॉडर्न रिसर्च के जो पैरामीटर्स है या रिसर्च के टूल्स आपने अगर पढ़े होंगे, तो वहां पर हाइपोथेसिस जो ये वर्ड है आपने बार बार सुना होगा, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब भी हम एक रिसर्च क्वेश्चन आता है, जब हम एक सिनॉप्सिस फाइनल करते हैं, उस वक्त ये दो चीजें, रिसर्च क्वेश्चन क्या है और उसके बाद हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, और दैट नल हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन नीड्स टू बी चैलेंज, और बाद में अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो हम वहां पर एक्सेप्ट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो मेन हमारा जो अधिकरण होता है यहाँ पर रिसर्च का वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूव करना और नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट करना। तो सबसे पहले एक रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, एंटायर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वहां पर डिजाइन होता है, मटेरियल्स एंड मेथड, वी गो थ्रू वेरियस, मे बी क्लिनिकल स्टडी हम करेंगे या एनालिटिकल स्टडी हम करेंगे या एनिमल स्टडी हम करेंगे, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ दैट जो भी रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं उसका डिस्कशन करते हुए हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट हो रहा है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस वहां पर हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो यही हमारा अधिकरण माना जाता है। योग तंत्र युक्ति इज नथिंग बट टेक्स्ट अरेंजमेंट, जो व्याख्या चरक संहिता में हमें मिलती है, कमेंट्री में रादर, योगो नाम योजना व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए हैं वो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, एंड दिस इज नथिंग बट परार्थानुमान। परार्थानुमान इटसेल्फ आयुर्वेद का एक एंशिएंट रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा एक सिस्टम है। आज की हमारी जितने भी रिसर्च पैरामीटर्स है या जो हमारा रिसर्च डिजाइन हम बनाते हैं, इट इज नथिंग बट परार्थानुमान। तो सार्थानुमान में तो सबसे पहले हम समझ गए, और बाद में अगर हमें किसी दूसरे को समझाना है तो वहां पर हमें परार्थानुमान की जरूरत पड़ती है। और आज का जो हमारा आयुर्वेद में जो रिसर्च चल रहा है वो इसी पैरामीटर्स पर चल रहा है कि संहिताओं में जो भी लिखा गया है, उन जो भी या तो फॉर्मुलेशंस वहां पर दिए गए हैं, जो वेस्टर्न कम्युनिटी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। उसके लिए हमें वहां पर, बिकॉज वेस्टर्न मेडिसिन ओनली एक्सेप्ट द रिलेवेंट डाटा, आज हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, और इसके लिए बिना परार्थानुमान के वेस्टर्न कम्युनिटी जो है वो आयुर्वेद रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो आज का अगर एक रियलिटी है कि आज का आयुर्वेद का जो रिसर्च है वो रिसर्च इनोवेशन से ज्यादा वेस्टर्न कम्युनिटी को किस तरह से हम हमारे कंसेप्ट्स को एक्सेप्ट करवाएंगे, इसलिए ज्यादा हम डाटा जनरेट कर रहे हैं और आसानी से मॉडर्न के पैरामीटर्स पर हम आयुर्वेद रिसर्च को या आयुर्वेद को हम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, जैसे योग है, योग में बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसी तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है उस डिसीज की, फैमिली हिस्ट्री है, देन वी गो फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन,
उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हो रहा है, एंड देन डायग्नोसिस, और उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो एक पूरा का पूरा जो इन सभी चीजों को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। और योग जो तंत्रयुक्ति वो वही बताता है कि चीजों को जोड़ना जरूरी है। सिर्फ पास्ट हिस्ट्री या सिर्फ प्रेजेंट जो साइन एंड सिम्टम्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर हम डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो समटाइम्स वी में मिसलीड्स आवरसेल्व्स। तो इसीलिए इन सभी चीजों को जोड़ना जरूरी है। अगर रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में भी ऑलवेज स्टार्ट विद लिटरेरी रिव्यू, एनालिटिकल स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी है, ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट्स है, और उसके बाद इन सभी को जोड़कर डिस्कशन करने के बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। तो योग जिस तरह से सभी पदों को जोड़ने की बात कर रहा है, उसी तरह से इन सभी चीजों को जोड़ना जरूरी है, तभी हम हमारा जो डिजायर कंक्लूजन है वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इवन अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, जो भी डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च जनरेट हो रहा है, उस पूरे के पूरे डाटा को अच्छी तरह से अरेंज करना जरूरी है। प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल वहां पर लगाना जरूरी है। प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स या टूल्स वहां पर, कहां पर हमें स्टूडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, जेड टेस्ट, वो उन सभी को लगाने के बाद एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, तो इन सभी चीजों को जोड़ेंगे तभी हमारा जो डिजायर्ड कंक्लूजन है, तो जो भी हमारा डाटा है वो हमारे डिजायर्ड कंक्लूजन तक हमें ले जाएगा। हेतुअर्थ, इट इज नथिंग बट हेतुअर्थो नाम यद अन्यत्र अभिहितम अन्यत्र उपपद्यते। सो एक कोई कंसेप्ट है जो एक जगह पे बताया गया और उसको हम किसी दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से इस श्लोक में आपके स्क्रीन पर जो है समान गुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धि कारणम, तो ये जो श्लोक है इति वातम अधिकृत्य, तो ये सबसे पहले चैप्टर में जहां पर वात पित्त कफ के गुण और दोषों की बात करते, वहां पर ऑलरेडी ये श्लोक सामान्य विशेष सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है और बाद में उसको दोबारा धातुओं के लिए भी यूज किया जाता है। तो कोई एक कंसेप्ट जो पहले बताया गया है वो फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा उसको कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सभी जो सिद्धांत है जो हमारे बेसिक या फंडामेंटल्स है, सामान्य विशेष सिद्धांत है, त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, उनको हम बार बार यूज करते हैं। इनके बिना ना हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल फाइनल होता है, ना हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट मोडालिटीज को फाइनल कर सकते हैं। इवन जैसे बताया जाता है कि पित्त उपक्रम में या पित्त ज्वर में ग्रीष्म ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। तो सूत्र स्थान में तो हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या पहले बता दी, बाद में जब दोषोक्रम की बात आ रही है पित्त उपक्रम, वहां पर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप ग्रीष्म ऋतुचर्या फॉलो करें। चिकित्सा स्थान में पित्त ज्वर में फिर से रिपीट करते हैं कि यहाँ पर आप ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो एक कंसेप्ट जो एक जगह पे रखा गया है वो सिर्फ that should not be limited to that concept, that particular fundamental या that particular context। तो अगर उस फंडामेंटल को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसको हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। रिसर्च की अगर बात करते हैं तो सेम सिद्धांतास आर यूज्ड विद डिफरेंट डिसीजेस एंड डिफरेंट मेडिसिन्स। इवन प्रीवियस रिसर्चेस, जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर लिखते वक्त जितने भी पुराने रिसर्चेस होते हैं उनको हमें कोट करना बहुत जरूरी है। उन सभी रिसर्चेस को हम वहां पर साइट करते हैं। तो पहले जो रिसर्च हो रहा है उसको अगर हम दोबारा साइट कर रहे हैं, इट गिव्स ऑथेंटिसिटी टू आवर ओन रिसर्च। और इसीलिए किसी कंसेप्ट को अगर आप दोबारा यूज कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर ऑथेंटिसिटी टू योर रिसर्च। सो दैट इज व्हाट साइटेशन इज अबाउट। अगर हमने कोई रिसर्च किया है और कई बार अगर उसको कोट किया जा रहा है, जैसे अगर हम आज बात करते हैं तो हम एच इंडेक्स की बात कर रहे हैं या साइटेशंस की बात कर रहे हैं, गूगल साइटेशन, गूगल स्कॉलर में जो हम देख रहे हैं वो सभी कि आपका रिसर्च आपके बाद वाले रिसर्चर्स कितनी बार कोट कर रहे हैं। इट शोज कि आपका रिसर्च जो है वो कितना ऑथेंटिक है, और इसीलिए यहाँ पर हम इस तंत्र युक्ति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है सिंपल है, पदार्थ तंत्र युक्ति। पदार्थो नाम पदस्य पदयोः पदानाम व अर्थः। तो इट इज नथिंग बट टेक्निकल टर्म जो है उनका जो मीनिंग होता है, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए हम यूज करते हैं। अब अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करते हैं तो ये सभी जो वर्ड्स है, सामान्य, विशेष, उरुस्तंभ, अवबाहुक, उदर, अपस्मार, ये सभी टेक्निकल टर्म्स है और इनका अपने आप में कुछ मीनिंग है ना। जब हम सामान्य की बात कर रहे हैं तो सामान्य में हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर ये फूड दिया जा रहा है या ये रेजिमेन दिया जा रहा है तो शरीर में कुछ चीजें बढ़ने वाली है। अगर हम विशेष यूज कर रहे हैं तो वहां पर ह्रास हेतु इस विशेष को यूज करने के बाद शरीर में कुछ फैक्टर्स का डिप्लीशन होने वाला है। उरुस्तंभ है तो हम वहां पर स्टिफनेस ऑफ द जो थाई रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। अवबाहुक में हम शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे हैं।
तो ये सभी टेक्निकल टर्म्स जो है इनका जो मीनिंग है वो एज पर द कॉन्टेक्स्ट हम लेते हैं। रिसर्च में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टेक्निकल टर्म, जैसे हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, मीन, मोड, मीडियन, उन सबको हम यूटिलाइज करते हैं व्हाइल डिफाइनिंग और व्हाइल डूइंग आवर ओन रिसर्च। प्रदेश तंत्र युक्ति इज नथिंग बट पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉपिक। प्रदेशो नाम यत् बहुत्वात् अर्थस्य कास्नेन अभिधातुम अशक्य। जब किसी एक टॉपिक को पूरी तरह से बताना पॉसिबल नहीं है, एक देशेन अभिधीयते, मतलब पार्शियली उसको आप वहां पर बता रहे हैं। जैसे अनुपान एक देशो अयम उक्ता, तो अनुपान का जब एक टॉपिक वहां पर सूत्रस्थान अध्याय 27 में सूत्रस्थान में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं। जितने भी द्रव्य है या जितने भी द्रव्य है या जितने भी अनुपान है सभी वहां पर देना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर जो भी कमेंटेटर्स है वहां पर लिखते हैं कि प्रदेश तंत्र युक्ति से इस टॉपिक को हमने बहुत नट शेल में यहाँ पर बताया गया है। अब इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे? फॉर्मुलेशंस, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान की अगर बात करते हैं तो इवन कल्पस्थान में भी एक फॉर्मुलेशन आता है, तो हर एक फॉर्मुलेशन के बाद वहां पर उसकी एक फलश्रुति दी गई है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन आ रहा है और फॉर्मुलेशन के बाद एक पूरी की पूरी लिस्ट आती है कि दिस फॉर्मुलेशन कैन बी यूटिलाइज इन दिस डिसीजेस, और अब इस फॉर्मुलेशन को उन डिसीजेस में वो दोबारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। रिसर्च में भी उसी तरह से है, जैसे स्मॉल सैंपल स्टडीज होती है, कैन बी अप्लाइड टू लार्जर सैंपल्स। इवन मान लीजिए अगर हम कोई रिसर्च प्रोटोकॉल फाइनल करने जा रहे हैं तो कई बार हमें रिसर्च कमेटी जो है वो पायलट स्टडी करने के लिए एडवाइस करती है कि पहले आप उसको शॉर्ट में कर लीजिए और बाद में अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं देन यू गो फॉर अ फुल फ्लेज स्टडी। पर्टिकुलरली पीएचडी के जो स्टडीज होते हैं वहां पर कई बार हमें बताया जाता है, तो कोई फॉर्मुलेशन अगर हम ले रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि आप 5 या 10 पेशेंट पर पहले करके देखिए और उसके बाद अगर आपको वहां पर सिग्निफिकेंट कुछ चेंजेस मिल रहे हैं देन यू गो फॉर अ फुल फ्लेज। अदरवाइज क्या होगा, पूरे के पूरे आपके 2 से या 3 साल का जो रिसर्च है वो वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो रिसर्च में पायलट स्टडी जो है इसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो स्मॉल सैंपल स्टडीज जो है उनको जब आप लार्जर सैंपल्स में अप्लाई करते हैं, इट इज नथिंग बट दिस तंत्र। उद्देश्य इज नथिंग बट अ वेरी कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टॉपिक। सो उद्देश्यो नाम संक्षेप अभिधानम हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर पारायणम। सबसे पहले चैप्टर का जो श्लोक है वो हम जानते हैं और पूरा की पूरी जो चरक संहिता है वो सिर्फ हेतु, लिंग और औषध के बारे में बताती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर बात करें तो जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो हमेशा होता है वो चीप कंप्लेंट्स या ब्रीफ हिस्ट्री। तो अगर हम ओपीडी बेसिस पर पर्टिकुलरली अगर हमारी ओपीडी में 100-150 पेशेंट्स है तो वहां पर डिटेल हिस्ट्री लेना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर एक शॉर्ट में हम हिस्ट्री ले रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सिर्फ पर्टिकुलरली इफ यू हैव विजिटेड अ कैंप और वहां पर 200-250 पेशेंट हमें अगर 2 या 3 घंटे में चेक करने तो वहां पर नटशेल में हम हिस्ट्री ले रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम वहां पर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इवन शॉर्ट केसेस यूजी और पीजी में हमने देखा होगा, एक होता है शॉर्ट केस एंड अनदर इज लॉन्ग केस। तो लॉन्ग केस तो पर्टिकुलरली जो पेशेंट आईपीडी में एडमिट है उनका हम डिटेल, उनके पास भी समय है वहां पर ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट केस जो है दैट कैन बी प्लेस इन दिस कैटेगरी। रिसर्च की अगर आप बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स, हम कहीं पर भी हमारा रिसर्च पेपर भेजते हैं किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इवन रेप्यूटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप पहले एब्स्ट्रैक्ट भेजिए। जो भी स्क्रूटिनी कमिटी होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट, तो नटशेल में जो आपने लिखा था उसके बेसिस पर वो जज कर लेते हैं कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ योर रिसर्च। मतलब सच में जो रिसर्च पेपर है वो उस कॉन्फ्रेंस में या वो रिसर्च पेपर में लेने जैसा है या नहीं। सो एब्स्ट्रैक्ट इट इज नथिंग बट अ वेरी कंसाइज डिस्क्रिप्शन। इवन सिनॉप्सिस, जब हम पीजी या पीएचडी के लिए जो हम सिनॉप्सिस भेज रहे हैं सबसे पहले जो हमारा रिसर्च कमेटी के लिए अप्रूवल के लिए हम भेजते हैं, इट इज नथिंग बट अ नटशेल में हम हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, वो वहां पर उद्देश्य तंत्र युक्ति है। इवन डेजर्टेशन सबमिट होने के बाद डेजर्टेशन समरी होता है। डेजर्टेशन समरी इज नथिंग बट जो एंटायर हमने काम किया है उसको 3 या 4 पेज में हम समराइज कर रहे हैं। तो आपका जो 200-250 पेजेस का थीसिस होगा उसको 3 या 4 पेज में अगर हम समराइज कर रहे हैं एंड समटाइम्स दैट समरी इज सेंट टू वेरियस experts, so that is again this tantra yukti। exactly opposite tantra yukti है निर्देश तंत्र युक्ति, elaboration of the concepts। so निर्देशो नाम संख्यय उक्तस्य विवरणम। so हेतु लिंग औषध जो है उसको डिटेल में जब बताया जा रहा है। क्लिनिकल एग्जांपल में अगर बात करें तो डिटेल हिस्ट्री जो आईपीडी में हम लेते हैं
लॉन्ग केस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। रिसर्च की अगर बात करते हैं तो एंटायर रिसर्च पेपर, तो सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ उद्देश्य, और निर्देश जो है दैट इज नथिंग बट आवर एंटायर रिसर्च पेपर। और इवन जब हम कहीं पर भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो जो भी रीडर्स होते हैं वो सबसे पहले हमारा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, समरी, और अगर उनको समरी से ऐसा लगा कि ओके देयर इज समथिंग गुड, देन ओनली दे विल गो इन डिटेल about this entire research paper. So this is considered as उद्देश्य and निर्देश तंत्र युक्ति। Entire dissertation, पूरा का पूरा जो हमारा थीसिस है that can be a part of निर्देश तंत्र युक्ति। Then the next तंत्र युक्ति is वाक्य शेष तंत्र युक्ति। It is nothing but ellipsis वाक्य शेषो नाम यत् लाघवार्थम आचार्येण वाक्येषु पदम अकृतम। Something is left, शास्त्र लिखते वक्त या वो श्लोक लिखते वक्त उन्होंने कुछ छोड़ दिया है, लेकिन जब उस श्लोक को आप इंटरप्रेट करने वाले दैट टाइम जो हिडन है वहां पर वो भी आप ले लेंगे, और जो डिजायर मीनिंग है वहां तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे ये श्लोक है जांगल जही रसई, जहां पर मांस जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं मिस है, लेकिन जब भी संहिताओं में जांगल रस की बात आती है तब हम वहां पर इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मांस रस। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में पूरे के पूरे जो पथ्यापथ्य है या पोस्ट सर्जिकल गाइडलाइंस है वो हम पूरी नहीं बताते, सिंपली हम बता रहे हैं कि आपको डायबिटिक जो पेशेंट है वहां पर मधुर रस नहीं लेना है। इसका मतलब मधुर रस वाले जितने भी द्रव्य है वहां के सभी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द पेशेंट और पेशेंट्स रिलेटिव्स। इवन पोस्ट सर्जिकल गाइडलाइंस वहां पर भी जो हम दे रहे हैं वो इसी तरह से दे रहे हैं, वाक्य शेष इन शॉर्ट में दिया जा रहा है, बट जब आप इसको इंटरप्रेट करेंगे दैट टाइम द पेशेंट या पेशेंट्स फैमिली मेंबर्स नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सेम पोस्ट पंचकर्म गाइडलाइन से संसर्जन क्रम के बारे में जो है रिसर्च में अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैन बी प्लेस इन दिस कैटेगरी। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में कुछ ही चीजें हम वहां पर लिख रहे हैं, डिटेल वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट देयर, है ना। बट उसके बाद जब भी आपके पास जो पेशेंट्स आने वाले हैं दैट टाइम उसको आपके रिसर्च स्टडी में लेना है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज शॉर्टर गाइडलाइंस वी नीड टू डिसाइड। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट इट देयर इनटू द सिनॉप्सिस। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है प्रयोजन तंत्र युक्ति, जिसमें मोटिव और पर्पस के बारे में हम बात करते हैं। सो यद अर्थम कामय मानः प्रवर्तते, रिसर्चर का जो ऑलमोस्ट जो पर्पस होता है या क्लिनिशियन का जो ऑलमोस्ट पर्पस होता है वो है रिस्टोरिंग द हेल्थ, दैट इज आवर अल्टीमेट एम। और रिसर्च में जो है हमारा पूरा का पूरा जो एंटायर रिसर्च स्टडी है इट मूव्स अराउंड आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा मेन जो फोकस होता है वो एम्स है, और उसके अराउंड अगर जो कुछ मूव हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस कैन बी प्लेस्ड इन दिस तंत्र युक्ति। उपदेश तंत्र युक्ति इट इज नथिंग बट एडवाइस। सो उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, जैसे स्नेहम अग्रे प्रयुंजित तथा स्वेदनम अनंतरम, जैसे सबसे पहले हमें पेशेंट का स्नेहन करना चाहिए और उसके बाद हमें स्वेदन, एंड देन वी कैन गो फॉर शोधन चिकित्सा। सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर नीडेड टू बी फॉलोड। जो भी पेशेंट को हम एडवाइसेस दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके डेली रूटीन्स में जो भी हम चेंजेस एडवाइस कर रहे हैं वो सभी इस तंत्र युक्ति में आ सकते हैं। रिसर्च के में अगर बात करते हैं तो इथिकल गाइडलाइंस, जब भी हम क्लिनिकल स्टडी प्लान करते हैं देन वी नीड टू फेस इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी, और इथिकल कमेटी की जो भी गाइडलाइंस होती है वो एक पैरामीटर्स होते हैं कि जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है इथिकली। इवन कंसेंट फॉर्म, एसेंट फॉर्म, जहां पर बताया जाता है कि ये हमेशा रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, सो दैट अगर कोई व्यक्ति जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च इन गुजरात और वहां पर जो भी कंसेंट फॉर्म और एसेंट फॉर्म है वो गुजराती में होना बहुत जरूरी है, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो होना जरूरी है, तो उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो भी गाइडलाइंस है वो इस कैटेगरी में आ सकती है। इवन पार्टिसिपेंट्स राइट्स, जो भी हमारे रिसर्च स्टडी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स है वो हमें वहां पर बताना बहुत जरूरी है। सो दीज आर ऑल आप्त अनुशासनम, ये गाइडलाइंस है जो हमें इथिकल कमिटी में बताई जाती है कि यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दीज गाइडलाइंस, और नेक्स्ट समय जब हम ये सभी सेटिस्फाई करते हैं देन एंड देन ओनली वी आर अलाउड टू गो फॉर अ रिसर्च स्टडी, तभी अप्रूव होता है। अपदेश इज नथिंग बट रीजनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, जब एक कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद उसका कोई कारण दिया जा रहा है कि क्यों ऐसा कहा गया है, दैट इज अपदेश। सो अपदेशो नाम प्रतिज्ञात अर्थ साधनाय हेतु वचनम, जैसे ये जो श्लोक यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है वो है जनपद से रिलेटेड, जहां पर वायु, जल, देश, काल, इनकी जो सिविरिटी है उनके बारे में बता रहे हैं, और उसका कारण वहां पर दिया विद्या दुष्परिहार्य। तो रीजनिंग का सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में,
जैसे हम हमारे पेशेंट्स को बता रहे हैं कि आपको ये चीजें लेनी है, ये चीजें नहीं लेनी है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क कि ये क्यों करना है ना। पर्टिकुलरली आज जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो गूगल जनरेशन के हैं, तो उनको उनके डिसीज के बारे में अगर बात करें मॉडर्न के बारे में तो वो पूरा का पूरा पढ़ के आते हैं। तो अगर हम कुछ गाइडलाइंस वहां पर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको खाने में ये लेना है, ये नहीं लेना है, इमीडिएटली वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है कि सर मॉडर्न में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, गूगल में नहीं लिखा है, तो वहां पर हमें वहां पर जस्टिफाई करना जरूरी है। इवन प्रोग्नोसिस, व्हेन वी प्लेस अ पर्टिकुलर पेशेंट, जहां पर हम बताते हैं कि सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है या प्रत्याख्य है, तो वहां पर हमें रीजनिंग देना होगा कि क्यों इस व्याधि को हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। इवन अगर हम हमारे पेशेंट को किसी सर्जरी के लिए एडवाइस कर रहे हैं या कोई शोधन बता रहे हैं, तो वहां पर हमें उनका रीजनिंग देना जरूरी है, क्योंकि वहां पर सामने से तुरंत क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है, सर बिना इसके चल सकता है क्या? तो आपको वहां पर उनको कन्विंस करना होगा कि व्हाई दिस शोधन प्रोसीजर और व्हाई दिस माइनर और मेजर सर्जरी इज नीडेड। सो डिस्कशन रीजनिंग अबाउट मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्रायल ड्रग। जब भी हम कोई रिसर्च ड्रग पर काम करते हैं तो डिस्कशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक होता है वो है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ योर ट्रायल ड्रग। जो आपका ट्रायल ड्रग है उसने किस तरह से काम किया है, उसका एक रीजनिंग देना जरूरी है। क्योंकि जहां हम बता रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स से अगर हम बता रहे हैं कि हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो हमें उसके कुछ रीजनिंग वहां पर देना होगा कि क्यों इस ड्रग ने या किस तरह से इस ड्रग ने हमारे शरीर में काम किया होगा। इवन अनटोवर्ड इफेक्ट, अगर हमने कुछ ऐसा रिसर्च किया है और जिसमें कुछ हमें अनटोवर्ड, पर्टिकुलरली फार्माकोविजिलेंस की अगर बात करते हैं, तो वहां पर हमें रिपोर्टिंग भी देना होगा और उसका रीजनिंग भी देना होगा कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है। तो रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट say context in the research as well as clinical practice. Additional results, कई बार ऐसा होता है कि जितने रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चेंजेस हमें पेशेंट्स की बॉडी में दिखाई देते हैं, तो उसका भी हमें जस्टिफिकेशन देना होगा कि व्हाई योर मेडिसिन हैज बिहेव्ड इन दैट वे, क्यों इस तरह से रिजल्ट कुछ पेशेंट्स में आपको दिखाई दे। तो ये सभी चीजें नोट करनी है और उसका रीजनिंग एंड एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है अतिदेश, जो फ्यूचर इंडिकेशंस के बारे में बात करती है कि प्रकाश्यार्थम अनुक्तार्थ साधनाय, है ना। जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में अगर मैं बात करूं, जो भी करंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट है, आज पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद जो भी उसका हमने हिस्ट्री लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसका जो हेल्थ है या उसका जो फ्यूचर का हेल्थ है उसको आज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू मेडिसिन कैन प्रेडिक्ट, अगर मेडिसिन शुरू करने के बाद हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे, देन वी कैन say that the prognosis is good. But if the patient is not responding to any kind of treatment, then the patient can be placed in the category of bad prognosis. रिसर्च के बारे में अगर बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा, अगर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा अप्लाइड है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें आज जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रहा है वो हमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस को अच्छी तरह से बता रहा है। और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो है कई बार महीनों तक चलते, सालों तक चलते। तो आज जो हमें वहां पर से रिजल्ट्स मिल रहे हैं या जो स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रहा है वो फ्यूचर के कोर्स को वहां पर हमें गाइडलाइंस देता है। सो इवन आयुर्वेद गाइडलाइंस एंड इम्यूनिटी, व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हिच आर रिकमेंडेड, हाउ दे आर गोइंग टू एनहांस द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन फ्यूचर। नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज नथिंग, जो है वो है अर्थापत्ति, दैट इज नथिंग बट इम्प्लीकेशन। सो यद अकीर्तितम, नहीं बताया गया है लेकिन फिर भी हम अर्थादापद्यते। बेस्ट एग्जांपल है ननक्तम दधि भुंजित, रात को नहीं खाना चाहिए तो हम इंटरप्रेट करते हैं कि दिन में खाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ गुरुवादि गुना, जहां पर हम बता रहे हैं कि ओके गुरुवादि गुणों में गुरु जहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो अर्थापत्ति से वहां पर हमें समझ लेना है कि इस व्यक्ति का जो भी हम डाइट प्रोटोकॉल देने वाले हैं वहां पर सिर्फ लघु देना चाहिए। उसी तरह से रुक्ष के लिए जहां पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो वहां पर हमें स्निग्ध गुण का यूज करना होगा। रिसर्च के बारे में भी उसी तरह से एवरीथिंग कैन बी प्लान ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो जो चीजें नहीं बताई गई है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। निर्णय, दैट इज नथिंग बट डिसीजन और कंक्लूजन। सो विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर बात करते हैं तो फाइनल डायग्नोसिस जहां तक हमें पहुंचना होता है, वी नीड टू रीच देयर थ्रू डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और रिसर्च में अगर बात करें तो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। तो
जो भी रिसर्च में जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस और मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन. आइदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट अल्टरनेट हाइपोथेसिस और वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. प्रसंग तंत्र युक्ति की अगर बात करते तो रीस्टेटमेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट. प्रसंगो नाम पूर्व अभितस्य अर्थस्य प्रकरण आगततादीना पुनः अभिधानम. पहले बताया गया था उसको दोबारा बताया जा रहा है. जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फैमिली हिस्ट्री, और ये दोनों चीजें हमें हेल्प करती है in the diagnosis of the present disease as well as in the prognosis of this disease as well as in the management of the disease. तो पहले का जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ सालों पहले का हो सकता है, कुछ दिनों पहले का हो सकता है, कुछ महीने पहले का हो सकता है, बट दैट इज वेरी मच रिलेवेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज और इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज दैट वी आर सीइंग टुडे. रिसर्च में अगर बात करते हैं तो रिसर्च आर्टिकल साइटेशंस, जब भी हम मान लीजिए हमारे जो भी रिसर्च है उसको अगर साइट किया जा रहा है कुछ सालों के बाद, इट शोज द ऑथेंटिसिटी. या अगर हम पहले वाले किसी रिसर्च को हमारे इसमें कोट कर रहे, इट गिव्स मोर ऑथेंटिसिटी और इट हेल्प्स अस टू प्लान आवर ओन रिसर्च स्टडी कि प्रीवियसली कहां तक काम हुआ है एंड व्हाट आर द ग्रे एरियाज कि जहां तक अभी तक काम नहीं हुआ है, देयर वी कैन वर्क. एकांत इज नथिंग बट कंफर्मेटरी स्टेटमेंट. यद अवधारणेन उच्यते. कंफर्मेशन जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में फाइनल डायग्नोसिस. ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जब आप कंफर्म हो चुके ओके दिस इज द फाइनल डायग्नोसिस, दैट इज नथिंग बट दिस तंत्र युक्ति. उसी तरह से फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द डिसीज देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दैट आर अवेलेबल, बट उसके बाद थरो डिस्कशन इन द क्लिनिकल बोर्ड. उसके बाद क्लिनिकल बोर्ड एक डिजाइन करता है कि ओके आइदर विल गो फॉर शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा और सर्जरी, या इवन सर्जरी में अगर बात करें जैसे कैंसर के पेशेंट है तो आइदर वी आर गोइंग फॉर केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी. तो एवरीथिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस तंत्र युक्ति. रिसर्च की अगर बात करते हैं तो फाइनल मोड ऑफ एक्शन, जो भी हमारा ट्रायल ड्रग है उसने किस तरह से काम किया है, वी नीड टू से इट इन अ कंफर्मेटरी मैनर कि ओके दिस इज हाउ माय ड्रग हैज वर्कड. That is the conclusion of the research. Even meta-analysis is based entirely on this tantra yukti. Anekanta tantra yukti, multiple opinions. Previously, there was only one opinion. Now we are having multiple opinion. Or that is nothing but purusham diksha. जो भी हमारे पास आने वाले patient है, each and every patient needs to be understood as a different individual. और उसको study करने के बाद we need to plan a different protocol for that individual as per the prakriti. Even many times the diagnosis about the diseases differ amongst vaidyas. एक ही पेशेंट को अगर 4 अलग-अलग वैद्य देख रहे हैं तो वहां पर उसका डायग्नोसिस अलग-अलग हो सकता है. सिंपली अगर बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जनरली हम जिस पेशेंट को वात रक्त डायग्नोसिस करते हैं उसी पेशेंट को साउथ इंडिया में कई बार वो लोग कुष्ठ की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, या इवन जॉइंट डिसऑर्डर जो है उनको कुष्ठ की कैटेगरी में रखते हैं. सो एक ही पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिशियंस आर गोइंग टू प्लेस इन डिफरेंट कैटेगरीज. इवन संप्राप्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है दैट चेंजेस पर्सन टू पर्सन. त्रिदोष एस्पेक्ट, पंचमहाभूत धातु, ये सभी चीजें जो है इनका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एज वेल एज द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. रिसर्च में उसी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्ट्रेंथन द रिसर्च प्रोसेस है ना. जब भी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी हो या इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी हो, उसमें जब डिस्कशन होता है तो उसमें उसी रिसर्च की जो मल्टीपल फैसेट्स है उन पर डिस्कशन होता है और उसके बाद जो सजेशन दिए जाते हैं दैट स्ट्रेंथन्स the research that the scholar is going to do. Even discussion gives lot of scope to more than one opinion, and that's why Anekanta Tantra Yukti is very much beneficial in the process of research. Even research outcome, जो भी हमारा रिसर्च हम करने वाले हैं उसका जो भी आउटकम होने वाला है that can be multi-faceted. तो always there are multiple things which are involved. अपवर्ग is nothing but exception. एक्सेप्शन का अगर एग्जांपल डायरेक्टली हम विल गो टू क्लिनिकल स्टडी, जैसे सॉल्ट कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है लेकिन वहां पर हम बताते हैं कि सेंधव इज रिकमेंडेड. इवन जहां पर अम्ल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वहां पर हम बताते हैं कि आमल की या दाड़िम हम वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं. तो अपवर्ग तंत्र युक्ति एक है कि पहले एक जनरल गाइडलाइन दी जाती है और उसमें से किसी एक चीज को निकाल दिया जाता है. जनरली पहले हमने लिख लिया कि आपको सॉल्ट कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाद में हम फिर से अलग से नोट लिख रहे हैं कि आप सेंधव
ले सकते हैं। तो जितने भी रस के एक्सेप्शन है, अगर अष्टांगोदय सूत्रसान 10th चैप्टर देखते हैं, चरक सूत्रसान 26 चैप्टर देखते हैं, जहां पर रस और उसके जो अपवाद है वो सभी के सभी अपवर्ग तंत्र युक्ति के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इवन पथ्य में हम एडवाइस करते हैं कि ऑल पल्सेस एक्सेप्ट मुद्ग आर अपथ्य, तो मुद्ग को हम वहां पर एडवाइस कर रहे हैं, बाकी सभी जो दालें हैं पल्सेस है उनको हम वहां पर अवॉइड कर रहे हैं और मुद्ग को एडवाइस कर रहे हैं। दुग्ध के बारे में उसी तरह से आविक दुग्ध है या उसका जो घृत है उसको अर्ध कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अलावा जितने हैं उन सभी को हम रिकमेंड करते हैं। रिसर्च में अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जब हम वहां पर लिख रहे हैं कि ऑल द पेशेंट्स हु आर हैविंग ब्लड शुगर लेवल बियॉन्ड दिस, लेकिन उसके बाद हम बाद में लिखते हैं कि ऑल दोस पेशेंट्स हु आर हैविंग कोमॉर्बिड कंडीशंस, उनको हम वहां पर अवॉइड करेंगे, या पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है 60 प्लस जो पेशेंट है उनको हम वहां पर एडवाइस करेंगे, अवॉइड करने वाले हैं। तो ये जो एक्सेप्शंस है वो सभी के सभी अपवर्ग तंत्र युक्ति के अंदर आ सकते हैं। देन विपर्य तंत्र युक्ति इट इज नथिंग बट अपोजिट। विपर्ययो नाम अपकृष्टात् प्रतीक उदाहरणम, जैसे ये श्लोक जो है निदानोक्तानि अस्य न उपशेरते विपरीतानि च उपशेरते, निदान स्थान के हर एक चैप्टर में उसके जितने प्रकार है हर एक जगह पे ये यूज किया जाता है कि निदान में जो जो चीजें बताई है उनको आप अवॉइड करें और उनसे अपोजिट जो चीजें उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आवर एंटायर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज मेनली बेस्ड ऑन विशेष प्रिंसिपल मेजरली। इवन द डाइट इज जो भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो डाइट एडवाइस किया जाता है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन अपोजिट टू द प्रकृति हमें लेना चाहिए। ट्रीटमेंट इज अपोजिट टू द कॉजेटिव फैक्टर, जो भी कारण होते हैं उसके अपोजिट चिकित्सा होती है हमेशा। रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा इसी प्रिंसिपल पर हम डिजाइन करते हैं कि शरीर में कौन कौन से फैक्टर बड़े हैं, कौन से गुण शरीर में बड़े हैं, और उन गुणों को कम करने के लिए हमें अपोजिट गुण पहले सिलेक्ट करने हैं और बाद में वो गुण जिन जिन द्रव्यों में है उन गुण द्रव्यों को या फॉर्मुलेशंस को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो संप्राप्ति भंग जो है वो एंटायरली इट इज बेस्ड ऑन विशेष प्रिंसिपल। ट्रायल ड्रग सिलेक्शन, जो भी डिसीज जिस भी डिसीज पर हम अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रायल ड्रग हम चूज करने वाले इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। पूर्व पक्ष तंत्र युक्ति इट इज नथिंग बट टेकिंग एन ऑब्जेक्शन। सो प्रतिज्ञात अर्थ संदूषकम वाक्य, पहले कुछ स्टेटमेंट दिया गया और बाद में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली कोई चीज बताई जा रही, जैसे मत्स्यान्न पैसा अभ्यवरे, कोई भी मत्स्य जो है वो दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहे, बाद में वहां पर एक्सेप्शन दिया गया है कि अन्यत्र चिलीचिमा, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर पास ऑन किया जा रहा है। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट इज डिस्कस विद ऑब्जेक्शंस टू रीच फाइनल डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो ऑब्जेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो क्लिनिकल बोर्ड, जितने भी सर्जिकल बोर्ड्स होते हैं या क्लिनिकल बोर्ड्स होते हैं, वहां पर जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसको चैलेंज किया जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है उनको अच्छी तरह से डिस्कस किया जाता है। देन दैट एक्सपर्ट पैनल डिसाइड्स कि हमें कौन सा वहां पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्शंस एंड दैट इज वेरी मच नीडेड। रिसर्च में भी उसी तरह से रिसर्च सर्च जो भी रिसर्च का जो है इट बिगिंस विद ऑब्जेक्शन। रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम पहले चैलेंज करते हैं, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म होता है, देन सिनॉप्सिस एंड देन एंटायर जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो डिजाइन होता है। तो रिसर्च इज नथिंग बट गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू, और अगर हम उस तरह जाना चाहते हैं तो पहले तो आज की जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको चैलेंज करना हमें जरूरी है। सो दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्शन। विधान तंत्र युक्ति की बात करते हैं तो सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो किया जा रहा है, जैसे प्रकरण अनुपूर्व्या अभिधानम, जैसे व्हेनेवर वी राइट अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या पूरा का पूरा जब हम केस शीट लिखते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग टू फाइनलाइजिंग द ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं एंड एट द एंड वी एंड अप विद दिस फाइनलाइजिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। एक प्रॉपर सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हमें वो लिखना जरूरी है। तो पूरा का पूरा जो अंडर ग्रेजुएट में हम सेकंड ईयर रोग निदान हो या जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है, हमें एक विगरस जो ट्रेनिंग होता है उसमें हमें यही सभी चीजें सिखाई जाती है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ शॉर्ट केस और लॉन्ग केस तो वहां पर एक सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। वो सीक्वेंस वहां पर इसलिए जरूरी है कि अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं देन वी कैन नॉट रीच अप टू और वी कैन नॉट डिसाइड अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर्ली। रिसर्च में भी पहले सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन आ रहा है, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है, देन मटेरियल्स एंड मेथड्स है, ऑब्जर्वेशंस है, रिजल्ट्स है, डिस्कशन है एंड देन कंक्लूजन। सो दिस सीक्वेंस इज नीडेड टू बी फॉलोड इन अ डिसर्टेशन।
अनुमत, इट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स ओपिनियन। संहिताओं में, पर्टिकुलरली चरक संहिता में अगर हम बात करें तो 7 कॉन्फ्रेंसेस है जहां पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन होता है, और एट द एंड आत्रेय पुनर्वसु जो है वो अपना एक ओपिनियन वहां पर देते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर बात करें तो चरक संहिताओं में कई बार एक श्लोक हमें मिलता है, धन्वंतर्यानाम अधिकारः, जहां पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अधिकार नहीं है। जो सर्जिकल एक्सपर्ट्स है वो जिस तरह से एडवाइस करेंगे, दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नीड्स टू बी फॉलोड, और बेटर यहां तक ही हम ट्रीट करें, इससे आगे हमें पेशेंट्स को रेफर कर देना चाहिए सर्जन्स को। इवन चरक संहिता में जितने भी डिबेट्स है, बार बार एट द एंड आत्रेय पुनर्वसु जो है वो एक कॉमन वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं, इसके पहले वाले जितने भी ओपिनियंस होते हैं उनको मर्ज करके वो अपना एक ओपिनियन देते हैं। इवन सीएमईज एंड सेमिनार्स, उसमें भी इसी तरह से होता है, एट द इवनिंग जो डिबेट्स होती है, फाइनली वी हैव टू रीच अप टू अ कंक्लूजन। हॉस्पिटल क्लिनिकल बोर्ड के जो डिस्कशन है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स केसेस है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायग्नोसिस हो सकता है, किस तरह से हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, सिंपल एफएनएससी करना चाहिए या हमें वहां पर बायोप्सी करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में भी उसी तरह से डिसाइड होने वाला है। सो वहां पर अनुमत होना बहुत जरूरी है। रिसर्च में रिसर्च पेपर साइटेशंस, हम किसी को कोट कर रहे हैं या कोई हमारे रिसर्च को कोट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अनुमत। They are supporting our evidences, so that is very much needed. Even discussions in IC या डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी या पीएचडी की जो डीआरसी कमिटीज होती है, जहां पर इट हेल्प्स अस टू टेक द रिसर्च इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड एलिमिनेट द एरर्स, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। व्याख्यान तंत्र युक्ति इज नथिंग बट एलैबोरेशन व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इजीली। तो कोई एक कंसेप्ट है उसको आसानी से समझाया जा रहा है, सो दैट जो कॉमन मासेस है उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसीज, जनरली अगर किसी डिसीज को, है ना, जितने भी हमारे डिसीज है संस्कृत में लिखे गए हैं, मॉडर्न का जो डिसीज है वो मॉडर्न टेक्निकल टर्म्स में होता है। तो अगर हमारा जो पेशेंट है वो अनएजुकेटेड है, उसको हमें समझाना है उसके डिसीज के बारे में या उसके प्रोग्नोसिस के बारे में, तो हमें उसकी एक तो रीजनल लैंग्वेज में और एक सिंपल लेमन्स वर्ड में हमें उसको समझाना होगा। वहां पर जो बड़ी बड़ी जो टेक्निकल टर्म्स है या मेडिकल टर्म्स है वो हम वहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी मच needed. Even bad prognosis जो है, that needs to be convinced in a very simple words, जो आसानी से वो जो कॉमन व्यक्ति है वो उसको समझ सके। रिसर्च में भी उसी तरह से है, जो हम कंसेंट बनाते हैं उसमें गाइडलाइन दी जाती है कि बेटर आप इसको ट्राइलिंगुअल, एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा रीजनल लैंग्वेज, तो जो भी हमारा जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो उसको आसानी से समझ सके। इवन पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट जो सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं कि ये रिसर्च क्या है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस तरह से होने वाला है, कितना ड्यूरेशन है, व्हाट आर द रिस्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, एवरीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट। तो वो एकदम सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी है। सेम एसेंट कंसेंट, ये भी सिंपल लैंग्वेज में होना जरूरी है। भारी टेक्निकल टर्म्स में अगर लिखेंगे तो कॉमन आदमी उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट तंत्र युक्ति वो है संशय तंत्र युक्ति, डाउट्स, एंड डाउट्स आर वेरी मच नीडेड इन मेडिकल साइंस एज वेल एज रिसर्च। डाउट्स आर रेज्ड जब भी हम डायग्नोसिस तक पहुंच रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो मेडिकल बोर्ड है वहां पर बहुत सारे डाउट्स रेज किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और जितने ज्यादा डाउट होंगे उतना वहां पर सबसे ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फाइनल होने वाला है उसके हमें ज्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुपचार परिषद, इट इज बेस्ड ऑन एंटायरली दिस कांसेप्ट। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसका जो डिस्कशन है, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ एनी ऑफ देम इज बेस्ड ऑन संशय। इवन रिसर्च हेल्प्स इन द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो ये जितने भी डाउट्स है वो हमें हमारे रिसर्च को वैलिडेट करने में ज्यादा मदद करते हैं, या उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट तंत्र युक्ति अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति, इट इज नथिंग बट रेट्रोस्पेक्टिव रेफरेंसेस। इसके पहले जो है हुआ है उसको हम दोबारा कहीं ना कहीं कोट कर रहे हैं। क्लिनिकल स्टडी में पास्ट सक्सेस स्टोरीज, अगर किसी पेशेंट को हमने आज से 5 या 10 साल पहले, रेयर कोई केस है उसको हमने ट्रीट किया है, और वैसा ही पेशेंट अगर आज हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ रहा है, तो पिछले वाले जो चीजें है उनको वहां पर हम रेफर करके इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वी वुड लाइक टू डिसाइड ऑन दैट बेसिस। द सेम इज आल्सो एक्सेप्टेबल फॉर द डायग्नोसिस। सो जो पुराना जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, डायग्नोसिस था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेयर केस, वही हम कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ पर यूटिलाइज करने वाले हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो हम ले रहे हैं, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति। पास्ट रिसर्चेस, जब हम हमारे रिसर्च जो
जो भी प्रोटोकॉल है उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है लिटरेरी रिव्यू, कि अब तक कौन कौन से वहां पर पास्ट रिसर्चेस हुए हैं, कौन सा एरिया वहां पर है जो अनछुआ है, जहां पर अभी तक काम नहीं हुआ है. That helps us to decide or to pinpoint our own research. Otherwise, there will be overlapping of the research. और इसीलिए गूगल या जितने भी रिसर्च वेबसाइट्स है वहां से हम पहले सर्च करते हैं और वी वुड लाइक टू फाइंड आउट दोज एरियाज कि जहां पर अब तक रिसर्च नहीं हुआ है. इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज. तभी जो कोई इनोवेटिव जो आउटकम है वो हम सोसाइटी को दे पाएंगे. अदरवाइज देयर विल बी मोर एंड मोर रिपीटेशन ऑफ द रिसर्च, और वहां पर हमारा जो रिसर्च है उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा अगर ये रिसर्च पहले किसी इंस्टीट्यूट में किसी स्कॉलर ने ऑलरेडी कर लिया है. So previous research studies are quoted in dissertation for the same purpose. Next is prospective referencing, future में. तो आज की कोई चीज है उसको फ्यूचर की चीज के साथ जोड़ना. So future development of the disease can be predicted. अभी जो डिसीज के जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, it helps us to understand the future of the disease and that can be easily predicted in the complex clinical cases. Future complications can be predicted on the basis of पथ्यापथ्य, whether the patient is following or not. हम उसके future जो complications है वो हम आज ही उसको बता सकते हैं. Even our entire इंद्रिय स्थान talks about this, कि ये जो लक्षण है, it shows that the patient may survive for a few hours, few days, few months or maybe 6 months or a year. रिसर्च में फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी, जब भी हम कोई एक रिसर्च हम कर रहे हैं उसके बाद हम लिखते हैं कि व्हाट इज द फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च स्टडी, कि मैंने यहाँ तक काम किया है, इतने इतने एरियाज है वो अभी बाकी है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई हैव नॉट टच्ड दीस एरियाज, बट somebody who is reading this article can go for in detail or can go for research in these areas. Current researches help to decide the further treatment protocols. आज जो भी researches हो रहे हैं immediately they are put into practice. Taking the simple example of COVID-19, तो जो भी research के बाद जो vaccine है immediately now they have helped us to vaccinate throughout the world. Swasangya, it is nothing but scientific and technical term. Each and every science has its own technical term. जैसे clinical practice में अगर बात करें तो जितनी भी medical terminologies हम केस शीट यूज करते वक्त लिखते वक्त यूज करते, ऑल दोस निदान पंचक, these are all the technical terms. रिसर्च में उसी तरह से जितनी भी टेक्निकल टर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी मेंशन दैट इट इज अ सिंगल ब्लाइंड पैरेलल ग्रुप एक्टिव कंट्रोल स्टडी और इट्स अ प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी, तो ये टेक्निकल टर्म है. अपने आप जो रिसर्च आपका जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाता है ये दिस इज अ सिंगल ब्लाइंड. इसका मतलब जो रिसर्चर है उसको पता था कि कौन से ग्रुप में क्या ड्रग है. पैरेलल ग्रुप, एक साथ मल्टीपल ग्रुप में काम किया गया है, सो एक से ज्यादा ग्रुप वहां पर है. एक्टिव कंट्रोल है, इसका मतलब यहाँ पर एक ट्रायल ड्रग था और दूसरा शायद स्टैंडर्ड ड्रग हो सकता है. अगर प्लेसिबो कंट्रोल लिखा जा रहा है तो वहां पर जो ट्रायल ड्रग है उसके साथ प्लेसिबो यूज किया गया है. तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है हर एक साइंस में यूटिलाइज की जाती है. इवन CSTT जो है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म, दे हैव कम अप विद ऑल द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल टेक्निकल टर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन रिसर्च. नेक्स्ट तंत्र युक्ति है, यह है ऊह्य तंत्र युक्ति. इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन लॉजिक. सो रिसर्च या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन ऊह्य. विनोद जी, कितना समय है मेरे पास? सर करिए, कंटिन्यू करिए, है अभी तो टाइम आपके पास है ना? आई विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, आई थिंक, नॉट मोर देन दैट. नहीं है सर टाइम है अपने पास, तक का टाइम है आपके पास. सो अगर हम ऊह्य तंत्र युक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अनुमान की अगर हम व्याख्या देखते हैं उसी में आ जाता है अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा. तो अनुमान जो एंटायर हमारा जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है हमारा अनुमान परीक्षा, और रिसर्च भी पूरी की पूरी तरह से जिस पर रिलाय करता है वो बिना तर्क के नहीं हो सकता है. सो क्लिनिशियन की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है he need to develop. इवन रिसर्चर जो है उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है he need to have that logical mind. तो कोई भी रिसर्चर या क्लिनिशियन है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है अपनी फील्ड में जब उसका एक लॉजिकल माइंड वहां पर है. सो अ क्लिनिशियन कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप विदाउट तर्क. इवन महाकषाय औषधि गण की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर भी बताया गया है कि यहाँ पर जो महाकषाय औषधि गुण है ये सिर्फ व्यवहार के लिए बताए गए हैं. जो भी फिजिशियन इनको यूज करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ तर्क वो और उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकता है. अगर वो चाहता है कि उस ग्रुप में कुछ मेडिसिन निकालनी है, निकाल सकता है. कुछ और द्रव्य उसमें वो ऐड करना चाहते हैं तो वो जरूर वहां पर ऐड कर सकते हैं. रिसर्च में हाइपोथेसिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन ऊह्य तंत्र युक्ति. इवन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा,
बाय द एंड ऑफ द रिसर्च, जो हमारा रिसर्च हो चुका है, फिर वो क्लिनिकल स्टडी हो, एनालिटिकल स्टडी हो, एनिमल स्टडी हो, तो जो भी डाटा हमें मिला है उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना और जो हमारा डिजायर आउटकम है वहां तक जाने में तर्क इज द ओनली एंटिटी विच हेल्प्स अस। इवन मोड ऑफ एक्शन, जो भी हमारा ट्रायल ड्रग है उसने किस तरह से काम किया है, उसके लिए हमें तर्क की जरूरत पड़ने वाली है। समुच्चय तंत्र युक्ति, इट इज नथिंग बट अ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, जो भी लक्षण हमें पेशेंट के दिखाई दे रहे हैं, इट हेल्प्स अस टू रीच टू द डिफरेंट प्रॉपर डायग्नोसिस। इवन डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात करते तो मान लीजिए पेशेंट हमारे पास आ रहा है विथ ओनली उभय जानुसंधि शूल, तो उभय जानुसंधि शूल में बहुत सारे ऐसे डिसीजेस वहां पर हो सकते हैं उसको, तो वहां पर हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज करते हैं और वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऐसे कुछ लक्षण जो हमें फाइनली दे लीड आइदर अप टू संदिग्धवाद और आमवाद। तो यहाँ पर हमें समुच्चय बहुत जरूरी है। इवन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उसके लिए जो एविडेंसेस है वो हमें बिना समुच्चय के नहीं मिल सकते। युक्ति प्रमाण की इटसेल्फ जो व्याख्या है, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान, युक्ति त्रिकाला साध्य या त्रिवर्गा साध्य। So multiple factors are needed to reach up to a certain conclusion और युक्ति is again based on समुच्चय। रिसर्च में अगर बात करते हैं तो लिटरेरी रिव्यू, जितनी भी चीजें हम कंपाइल करने वाले, इट हेल्प्स अस टू रीच अप टू आवर डिजायर गोल। इवन डाटा इंटरप्रिटेशन आफ्टर ग्रुपिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस समुच्चय तंत्र युक्ति। इवन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग, एनालिटिकल स्टडी हो, क्लिनिकल स्टडी हो, ऑल दिस थिंग्स, इन सभी को हमें जोड़ना होगा, देन ओनली वी कैन रीच अप टू डिजायर आउटकम। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है निदर्शन तंत्र युक्ति, जहां पर एग्जाम्पल जो है वो लो आईक्यू जो व्यक्ति है वो आसानी से समझ सके, ऐसे एग्जाम्पल हमें देना जरूरी होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस चीज का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो फॉर एक्सप्लेनिंग द क्लिनिकल आउटकम, जो भी डिसीजेस है उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें सिंपल एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो जो भी व्याधि है या उसका जो पैथोलॉजी है या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसको आसानी से समझाने के लिए हमें वहां पर सिंपल वर्ड्स यूज करने होंगे। और इसीलिए जब भी हम, हमारा जो केस शीट होता है उसके सबसे ऊपर आता है कि पेशेंट का एजुकेशन कितना है, वेदर इट इज ग्रेजुएट, इलिटरेट है, ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट है, किस फील्ड का है, तो उसका जैसा एजुकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बहुत आसानी से उसको समझा सकते हैं उन्हीं के लैंग्वेज में। रिसर्च में अगर बात करें तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट। पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, अगर इलिटरेट पेशेंट है तो हमें समझाने में तकलीफ होती है, लिटरेट है, ग्रेजुएट है, 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, तो हमें समझाना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए दिस तंत्र युक्ति इज वेरी मच यूजफुल। नाउ निर्वचन तंत्र युक्ति एग्जैक्टली अपोजिट है। पहली तंत्र युक्ति लो आईक्यू वाले लोगों के लिए थी। ये जो तंत्र युक्ति है, द थिंग्स आर नीडेड टू बी एक्सप्लेन इन हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट जो लोग है। निर्वचनम नाम पंडित बुद्धिगम्यो दृष्टांता, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सप्लेनिंग द डिसीज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। हाईली एजुकेटेड है तो उनको हम उस लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। रिसर्च में ऑल द टेक्निकल टर्म्स आर टू बी डिफाइंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च। वही व्यक्ति जो हमारे पास आया हुआ है, वो अगर रिसर्च फील्ड से है, पीएचडी है, तो उसको जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो समझाना और कन्विंस करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। और उनके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो लेमन है, उनसे काफी अलग रहते हैं। सो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो एजुकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइदर इन द सिंपल लैंग्वेज और इन द टेक्निकल लैंग्वेज, उस तरह से हमें उनको समझाना होगा। नियोग इज नथिंग बट मैंडेटरी गाइडलाइन। इसके पहले हमने एक तंत्र युक्ति पढ़ी थी जहां पर गाइडलाइंस थी, बट दोज आर जस्ट एडवाइसेस। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही होगा। जैसे मैंडेटरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये करना ही है। स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस, जब हम पेशेंट को बताते हैं कि ये आपको फॉलो करना ही है, ये पथ्य है, ये अपथ्य है, उसमें पेशेंट को जब हम ज्यादा रूम नहीं दे रहे डेविएट होने के लिए, दैट इज अगेन नियोग तंत्र युक्ति। स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू अवॉइड रिलैप्स ऑफ द डिसीज, या डिसीज कंट्रोल में रखने के लिए जो आप बता रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। जैसे याप्य, जहां पर पेशेंट का जो लाइफ है या डिसीज का जो प्रोग्नोसिस है, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन पथ्यापथ्य, तो यहाँ पर इस तंत्र युक्ति का हम यूज करते हैं। रिसर्च में मैंडेटरी रिसर्च प्रोटोकॉल्स, जो हमें इथिकल कमेटी में गाइडलाइंस मिलती है, जो हमें मैंडेटरीली फॉलो करना जरूरी है। इफ यू डू नॉट फॉलो तो आईसी कमेटी हमारे रिसर्च प्रोटोकॉल को वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसी तरह से डीआरसी सजेशंस, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए एवरी 6 months
उनको डीआरसी को फेस करना पड़ता है और डीआरसी उनको वहां पर एक कुछ मैंडेटरी सजेशंस देती है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो 6 महीने के बाद अपना जो रिसर्च प्रोग्रेस बताने वाले दैट टाइम इसके पहले जो सजेशंस दिए थे उनको मैंडेटरीली एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर नहीं एक्सेप्ट होता है देन दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्ट बाय दैट कैंडिडेट। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है विकल्प, जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस टू चूज बिटवीन शोधन एंड शमन चिकित्सा। हम ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट कंडीशन हम वहां पर ऑप्शन दे रहे हैं, आइदर वी कैन गो फॉर शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा, या इंटीग्रेटिव अप्रोच भी दिया जा सकता है, आइदर वी कैन हैव ओनली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और वी कैन हैव द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वेयर सम एलोपैथिक मेडिसिन्स विल बी देयर, आयुर्वेद मेडिसिन्स विल बी देयर और सिद्धा मेडिसिन्स विल बी देयर। द हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता, इवन पूना, there are certain hospitals जहां पर there are multiple experts, आयुर्वेद के, सिद्धा के, एलोपैथी के, सभी एक साथ बैठकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और पेशेंट जब हॉस्पिटल में एंट्री करता है उसको ऑप्शन दिया जाता है कि ओके दिस इज द परसेंटेज ऑफ रिलीफ इन से मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यू चूज। सो दैट इज विकल्प। इवन डाइट प्रोटोकॉल पेशेंट्स को दिया जाता है ऑप्शंस कि आपको इनमें से ही चूज करना है, ठीक है। अगर हम वहां पर बता रहे हैं तो वेजिटेबल्स, ओके दीज आर द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दीज आर द फ्रूट्स, पल्सेस दीज आर द ऑप्शंस, इसी में से आपको एक चूज करना है, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। इवन एक्सरसाइज और योग में भी हमें इसी तरह से ऑप्शंस देने होते हैं। इन रिसर्च टू पार्टिसिपेट, सबसे पहला तो हमें पेशेंट को बताना है कि वी आर डूइंग अ क्लिनिकल रिसर्च, इट इज एंटायरली पेशेंट्स चॉइस कि वेदर ही और शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च और नॉट। इवन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल में इट्स अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी, जिसमें सिर्फ रिसर्चर को पता है या थर्ड पर्सन जो है दैट कैन प्लेस अ सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द अवेलेबल ग्रुप्स। इवन मल्टीपल आर्म क्लिनिकल ट्रायल जो होता है जहां पर सब्जेक्ट कैन बी प्रोवाइडेड द ऑप्शंस टू चूज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो जहां पर हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट कैन बी प्लेस इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट तंत्र युक्ति प्रत्युत्तर, जहां पर रिजेक्शन किया जा रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। जैसे इन कॉम्प्लेक्स केसेस जो क्लिनिकल बोर्ड है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो रिजेक्ट करता है और बाद में वो किसी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फाइनल करता है, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फाइनल करते वक्त उनको एक रीजनिंग देना होता है जो पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव्स है उनको सेटिस्फाई करे कि क्यों, व्हाई दे आर गोइंग फॉर अ सर्जरी और केमोथेरेपी और शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, माइनर सर्जरी। तो रीजनिंग बहुत जरूरी है। इवन अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दैट इवन रिसर्च में रिजेक्शन ऑफ द सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रोटोकॉल्स बाय एक्सपर्ट कमिटी, है ना, कोई अगर रिसर्च प्रोटोकॉल हम भेज रहे हैं कहीं पर या इवन हमारा जो सिनॉप्सिस है कई बार रिजेक्ट किया जाता है, उसको हमें रिवाइज करने के लिए कहा जाता है, दैट टाइम दैट रिसर्च कमिटी हैज टू कम अप विद सर्टेन से द रीजनिंग कि व्हाई दे हैव रिजेक्टेड दिस थिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस दे आर एक्सपेक्टिंग। इवन रिजेक्शन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स, कई बार हम हमारे रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं और जो जर्नल है वो रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट करते वक्त दे नीड टू गिव द जस्टिफिकेशन, रीजनिंग कि why this article has not been accepted। तो whenever the reasoning is provided, even peer review process में जो भी आर्टिकल हमारा peer reviewers के पास भेजा जाता है आफ्टर एडिटोरियल टीम, देन वहां पर भी रीजनिंग देना जरूरी है। नेक्स्ट तंत्र युक्ति, लास्ट बट वन जो है वो है उद्धार तंत्र युक्ति, जहां पर रिजेक्शन भी किया जा रहा है और साथ में अपना ओपिनियन दिया जा रहा है। जैसे अगेन क्लिनिकल बोर्ड डिबेट में पहले तो किसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रिजेक्ट किया गया और उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक्सेप्ट हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ रीजनिंग वहां पर दिया जा रहा है। सो सिलेक्शन ऑफ द शोधन और शमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद द रीजनिंग। सो देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ सम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विद रीजनिंग। जैसे कार्सिनोमा में व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वी आर फॉलोइंग, इवन एक्सेप्टिंग द डीआरसी एंड आईईसी रिमार्क्स, what are the things that they have rejected and what are the things they are suggesting that we need to adopt। डॉक्टर रिसर्च में जो एवरी 6 मंथ्स हमारे जो डीआरसी को हमें फेस करना होता है उसमें यही सभी चीजों को देखा जाता है। इवन एक्सेप्टिंग द फंडिंग एजेंसी सजेशंस, अगर हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमारा अगर बनाकर भेज रहे एक प्रोटोकॉल तो वहां पर उनके जो सजेशन है, उनका जो थीम है, उनको हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। उसके बाद अगर हम मॉडिफाई करने के बाद अगर हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल हम दोबारा भेजते देन एंड देन ओनली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और आखिरी जो तंत्र युक्ति है दैट इज संभव, व्हिच इज नथिंग बट व्हिच इज बेस्ड ऑन यद यस्मिन् उपपद्यते स तस्य संभवः, दैट इज ओरिजिन और पॉसिबिलिटी। सो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस हेतु, कारण और अधिष्ठान that becomes the main source। तो यहाँ पर संभव जो है that is considered as a main source, या व्याधि का जो अधिष्ठान है that can be considered as कहाँ पर उस व्याधि के संप्राप्ति, how it is progressing inside the body।
इवन अनुक्त व्याधि जो है उसका जो डायग्नोसिस है उसके लिए जो चरक संहिता सूत्र स्थान 30 है अनुक्त व्याधि का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया है उसमें भी यही बताते हैं विकार प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान विशेषाश्च ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो न्यूली ओरिजिनेटेड डिसीजेस है उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी हम वहां पर ट्रीट कर सकते हैं। रिसर्च के लिए रिलायबल या ऑथेंटिक सोर्सेज देना बहुत जरूरी है, साइटेशंस होना जरूरी है, then and then only it gives more and more authenticity to our own research. So what is the take home message from this presentation? Tantra Yukti is not only the concept which is restricted to literary research. Concept of Tantra Yukti can be applied in a clinical practice or in a research. Even it can be applied to any applied science. The most important purpose of obviously of the Tantra Yukti is understanding of the Samhitas, to understand the hidden meanings of the shlokas or adhyayas or Samhitas, so that we can use these Samhitas in practice. And as I said in the in my first or second slide, that is whatever which is written in Samhitas, it is knowledge. That knowledge, if we applied properly, then and then only it is going to become the wisdom. So this is from my side. Thank you very much for your patient listening. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ritesh Gujrati sir, for your nice presentation. और जैसा कि हम कहें कि जो तंत्र युक्तियाँ जो हम BMS टाइम में पढ़ते थे, जिनको कई बार काफ़ी बोरिंग समझ के या उस समय स्टार्टिंग में हम समझ नहीं पाते थे, तो जैसा बोरिंग समझ के उनको कई बार कोर्स में छोड़ देते थे या उस टाइप की कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहती थी फर्स्ट ईयर में जब वो आते थे या सेकंड ईयर में BMS टाइम में। लेकिन आपने आज इन तंत्रियों का जैसा एक क्लिनिकल उसमें रिसर्च में कैसे यूज की जा सकती है, जैसा आपने उनका एक क्लियर कट वो बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये लेक्चर हमें दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। दो तीन क्वेश्चन शायद आए हैं चैट बॉक्स में, तो वो मैं पूछ लेता हूँ। एक तो यही था कि निर्देश और व्याख्यान में क्या डिफरेंस है? सो व्याख्यान की अगर बात करें ना तो सर निर्देश में तो क्या है, किसी कंसेप्ट को हम इलैबोरेट कर रहे हैं, निर्देशो नाम विस्तर वचनम है ना। और मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बताया था कि किसी चीज को शॉर्ट में बताया गया है। इवन जो एग्जांपल हम निर्देश का लेते हैं कि हेतुलिंग व्याधि जो है, बाद में जब हम इसको डिटेल में पूरे एंटायर चरक संहिता इज द एग्जांपल ऑफ निर्देश। वेयरएज व्याख्यान जो है इलैबोरेशन व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय कॉमन मैसेज, ठीक है। तो चरक संहिता जो है इट इज नॉट फॉर कॉमन मासेस, है ना, ये सिर्फ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं लोगों के लिए है। तो निर्देश और व्याख्यान में मेन डिफरेंस ये है कि व्याख्यान में एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इस तरह से समझाने वाले कि वो कॉमन मैसेज, जैसे हमारा पेशेंट है उसको उसी के लैंग्वेज में हम जब सिंपल वर्ड्स में समझा रहे वो व्याख्यान हो गया है। या रिसर्च करते वक्त जो पेशेंट कंसेंट शीट है या इवन जो पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट है उसको जब हम सिंपली बता रहे वो व्याख्यान हो जाएगा। लेकिन निर्देश का मतलब है किसी शॉर्ट चीज को जब हम डिटेल में बता रहे हैं, जैसे मैंने क्लिनिकल एग्जांपल में बताया था कि लॉन्ग केस, जब हम डिटेल में किसी लॉन्ग केस को बताया जा रहा है, या रिसर्च प्रैक्टिस में अगर एंटायर डेजर्टेशन, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज निर्देश तंत्र युक्ति। तो व्याख्यान इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन मासेस जिनका टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन निर्देश में टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। और सर दूसरा और कोई क्वेरी सर? मेरे से यही था एक। वन मोर क्वेश्चन सर, हाउ टू चेक साइटेशन? ओके, साइटेशंस गूगल स्कॉलर हेल्प्स अस आई थिंक वेरी इजीली, है ना। जो हमारे अपने आप साइटेशंस अपडेट होते हैं, जो भी हमारे रिसर्च है अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो गूगल इटसेल्फ हमें बताता है कि आपका पेपर, जैसे हमारे पुराने पेपर्स है तो रेगुलरली वी गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम गूगल स्कॉलर कि ओके your paper has been cited by so person. So Google Scholar is the best, I think. Thank you, sir. Thank you for your kind consideration, our invitation on short notice. मैं आपका बहुत बहुत पूरी विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।